हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और मैंने जो पिछली वीडियो जो डाली है समास को लेके, द्वंद्व समास, अविभाज्य समास कैसे पहचाने, समास के प्रकार और संस्कृत में जो समास है का अर्थ है, समास विग्रह है, वो सब मैं जो वीडियो डाली थी आप लोगों ने पसंद किया, इसलिए मुझे लगा जब तक चीजें नहीं है तब तक मैं ऐसी वीडियो डालूं ताकि बच्चों को जो है जो जरूरत है वो पूरी हो सके। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जो है द्वंद्व समास के जो मुख्य नियम है, तो उसको मतलब कैसे जो है क्रम से लिखना है, नहीं लिखना है, वो सारे नियम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और मेरे पास जो भी ज्ञान है वो आप लोगों को मिल सके। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि अब आप लोगों को संस्कृत कुछ सरल लगने लगी होगी, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे भी बहुत संस्कृत कठिन लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस तरह पढ़ूं, बस यही लगता था कि कोई इजी वे में बता दे। लेकिन फिर मैंने अपना जो है दिमाग लगाया कि कैसे चीज़ों को समझूं, कैसे सरल लगे। तो मैं आप लोगों को यूँ समझ लीजिए अपने अंदाज में ही पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने समझा संस्कृत को। और मुझे लगा भी कि ऐसे जो बच्चों को कठिन लगता है संस्कृत, ऐसे समझेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं मेरे अंदाज में संस्कृत को। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ये भी बताइएगा कमेंट करके, ताकि जो भी सुधार होगा वो मैं करूंगी। और वीडियो अच्छी होगी वो भी बताइएगा, खराब होगी तो वो भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द्वंद्व समास के मुख्य नियम। लेकिन द्वंद्व समास के मुख्य नियम से पहले हम लोग जान जाते हैं द्वंद्व समास। जो बच्चे द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको जो है एक झलक जो है जान जाए। द्वंद्व समास में हमें ये ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास का जो दोनों पद है वो प्रधान होता है, चाहे वो पूर्व पद हो या उत्तर पद हो। यानी पूर्व पद भी प्रधान होगा और प्लस उत्तर पद भी प्रधान होगा। जहां पे दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, वहां पे जो है हमारा द्वंद्व समास होगा। अब जैसे उदाहरण इसका देखते हैं हम। हमारा उदाहरण है राधा कृष्णो। राधा कृष्णो में का ये जो है समस्त पद कहलाएगा, चाहे सामासिक पद भी कह सकते हैं इसको और समास भी कह सकते हैं। तो जो राधा कृष्ण एक साथ लिखा हुआ है इसे हम क्या क्या कहेंगे? सामासिक पद, समस्त पद और समास। इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जब ये राधा कृष्णों का समास विग्रह हुआ है यानी अलग अलग हुआ है, तो शब्द क्या बना है हमारा? पहला शब्द बना है राधा च, दूसरा क्या बना है? कृष्ण च। तो जो राधा च है ये जो है हमारा पूर्व पद कहलाएगा और कृष्ण च ये हमारा उत्तर पद कहलाएगा। तो समास में हमारा तीन चीज ध्यान रखना है कि एक समस्त पद होता है जिसे हम सामासिक पद भी कहते हैं और समास भी कहते हैं। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि समास में पहला पद होता है जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, फिर दूसरा पद होता है जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं। अब द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या है ये भी जान लेते हैं, ताकि हिंदी में तो हम लोग जान जाते हैं कि ये यहाँ पे और लगा है या अथवा लगा है या वह लगा है या पूरक शब्द है, तो जान जाते हैं कि हाँ यहाँ पे द्वंद्व समास है। लेकिन हम संस्कृत में कैसे पहचाने कि हाँ इस शब्द को में जो है द्वंद्व समास ही है? तो जो पहला नियम क्या है इसका कि जो समास विग्रह वाला शब्द होगा, मैंने आप लोगों को उदाहरण में अंडरलाइन किया हुआ भी देखा है। जैसे राधा कृष्ण लिखी हूँ तो रो पे जो है अंडरलाइन की हूँ, च पे जो है अंडरलाइन की हूँ, च पे अंडरलाइन की हूँ। क्यों की हूँ? इसीलिए कि ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है द्वंद्व समास में कि जो समास विग्रह वाला शब्द होगा उसमें द्वंद्व समास है। कैसे जानेंगे कि जो समास विग्रह वाला शब्द होगा उसमें च या च रहेगा। पहले तो ये ध्यान रखना है यदि च और च दिख गया समास विग्रह करते हुए शब्द में, तब तो वहां द्वंद्व समास है। दूसरा क्या हम पहचानेंगे कि जो सामासिक पद है या समस्त जिस पद, इसके अंत में जो ओ की मात्रा रहेगी। किसकी मात्रा रहेगी? अ की मात्रा रहेगी। यह मात्रा अ की क्यों लगी है? क्योंकि प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन होता है उसकी वजह से लगा है। और हम लोग जानते हैं कि जब दो वस्तु होती है तो उसमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगता है। जैसे हमारा रूप बनता है ना राम रामो, तो यही यहाँ पे दो वस्तु या दो चीज कह लीजिए, राधा अलग है कृष्ण अलग है, दो लोग हैं तो दोनों लोगों का रूप क्या बना? रामो वाले हिसाब। तो अ की मात्रा यहाँ पे इसलिए दिख रही है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है द्वंद्व समास है। अब मैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि अ की मात्रा क्यों लगी हुई, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन में रूप बनता है उसकी वजह से। तीसरा हमारा शब्द द्वंद्व समास है संस्कृत में। ये कैसे जानेंगे कि जो शब्द होगा उसमें या तो विलोम शब्द होगा या तो पूरक होगा। जैसे हमारा राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण क्या है? एक ही लिंग के हैं, ये पूरक शब्द हुए। अब हमारा उदाहरण जैसे है राधा कृष्ण, तो राधा क्या है? स्त्रीलिंग है और कृष्ण जो है पुरलिंग है, तो यहाँ पे ये क्या है? विलोम शब्द है। ऐसे ही हमारा उदाहरण है पुत्र कन्या, तो पुत्र कन्या में जो है पुत्रस्थ जो है हमारा वो पुत्र जो है पुरलिंग में है और जो कन्या है स्त्रीलिंग में। पुत्र कन्या भी क्या है? विलोम शब्द है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग अब संस्कृत में शब्द को देख के समझ जाएंगे कि इसमें द्वंद्व समास कहाँ पे लगा हुआ है।
अब है हमारा कि द्वंद्व समास के मुख्य नियम, जिसके लिए ये वीडियो बना है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब हमें क्या जानना है कि द्वंद्व समास का मुख्य नियम क्या होता है। तो द्वंद्व समास का मुख्य नियम यही है कि जो ह्रस्व स्वर वाले पद होंगे उसको हम पहले रखते हैं। ह्रस्व मतलब होता है कि छोटा, जैसे छोटा अ का मात्रा का तो कोई वो नहीं रहता है, लेकिन छोटी ई है, छोटा ऊ है, तो ये क्या है हमारा पहले लगेगा। जैसे हमारा उदाहरण है कुसच कासच। तो कुस में जो हमारा ऊ का मात्रा लगा है ये छोटा है, लेकिन पहले यदि मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो अ के बाद आ का मात्रा आता है। लेकिन इसमें नियम क्या करना है कि पहले जो छोटा ह्रस्व मात्रा होगा स्वर वाला वो पहले लगेगा। अब आ का मात्रा क्या दीर्घ में माना जाता है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ वाला जो शब्द है वो बाद में लगा है। और ऊ जो है ह्रस्व में माना जाता है, इसलिए इसको जो है ह्रस्व वाले में पहले आया है। तो कुसच कासच में हमारा कुस कासम शब्द बना। तो कुस पहले क्यों आया, क्योंकि कुस में जो है हमारा छोटा ऊ का मात्रा लगा है इसलिए। और कासम बाद में क्यों आया, क्योंकि आ का मात्रा क्या है वो दीर्घ में गिना जाता है, इसलिए कुस पहले आया है, कासम बाद में आया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व पहले ऊ पहले होने के कारण और आ जो है दीर्घ में गिने जाने के कारण बाद में आया है। दूसरा हमारा क्या है पहचानने का तरीका, कि जो कम स्वर वर्ण वाले हैं वो जो है पद पहले रखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो अक्षर गिना जाता है 1 2 3 करके, जैसे 2 अक्षर वाला शब्द, 3 अक्षर वाला शब्द, 4 अक्षर वाला शब्द, इस क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो कम स्वर वर्णों को पहले लिखेंगे। जैसे हमारा उदाहरण है रामश्च केशवश्च। तो रामश्च में जो राम शब्द होता है 2 वर्ण है, र और म मिलके। आ तो मतलब मात्रा है, और दूसरा हमारा शब्द जो है केशव, केशव में जो है हमारा 3 अक्षरों से बना है, क और स और व। तो इसलिए जो है हमारा पहले राम आएगा, क्योंकि राम में जो है हमारा 2 अक्षर है और केशव में हमारा 3 अक्षर है। तो हमारा जो है पहला नियम क्या है, ह्रस्व स्वर वाले पद पहले आएंगे। दूसरा नियम क्या है, कम स्वर वर्ण वाले जो पद होंगे वो पहले होंगे। तो राम का जो है 2 अक्षर से है, इसलिए राम पहले आया। केशव में 3 अक्षर है, इसलिए ये केशव शब्द बाद में आ गया। तो रामश्च केशवश्च शब्द क्या बना हमारा, राम केशव। तीसरा हमारा नियम क्या है द्वंद्व समास का, कि श्रेष्ठ या पूज्य पदों का जो प्रयोग होता है वो पहले होता है। जैसे हमारा उदाहरण है माता च पिता च। शब्द हमारा बना माता पितरो। तो माता जो है पहले आई, क्यों आई, क्योंकि पिता की अपेक्षा जो है माता जो है अधिक पूजनीय होती है। पिता तो मान लीजिए बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, लेकिन माता जो है अपने बच्चों की जो देखभाल है वो छोटी से छोटी चीजों को करती है, और इसी की वजह से वो पिता की अपेक्षा अधिक पूजनीय मानी जाती है। और कहते भी हैं लोग कि माता का जो ऋण है वो कोई नहीं चुका सकता। पिता का तो एक पल के चुका सकते हैं, लेकिन माता का ऋण कोई नहीं चुका सकता। तो यहाँ माता क्या है, पिता से श्रेष्ठ है, इसलिए पहले जो शब्द बना है वो पहले माता का आया है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे जो चीज श्रेष्ठ होगी, चाहे पूजनीय होगी, तो उस शब्द का प्रयोग पहले होगा, चाहे वो पुरलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उससे मतलब नहीं है। और हमारी जो सत्ता चलती है संसार में पिता के उस पे आधार पे चलती है, लेकिन यहाँ माता पूजनीय होने के कारण माता पहले शब्द आया है। अगला हमारा नियम क्या है, द्वंद्व में ह्रस्व अकारांत इकारांत उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा छोटा अ का मात्रा है या छोटी ई की मात्रा है, छोटा ऊ का जो मात्रा है, जो हमारा पहला नियम था ना ह्रस्व स्वर वाले, उसी से संबंधित है कि छोटा ई का मात्रा है तो वो पहले आएगा, छोटा ऊ का मात्रा पहले है तो वो आएगा। तो जो जिन अक्षरों को हम दीर्घ में गिनते हैं, जैसे आ बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, री ए आय ओ औ, यदि ये मात्रा लगी होगी तो वो मात्रा वाले शब्द बाद में आएंगे। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है ईश कृष्णो। तो ईश कृष्णो में जो है ई जो है वो हमारा इकारांत है, और वायु सूर्यो जो है, वायु में जो छोटा ऊ का मात्रा लगा है वो पहले आया, और सूर्यो में बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, इसलिए बाद में आया है। तो कहने का मतलब यही है कि जो छोटी मात्रा वाला शब्द होगा वो पहले आएगा, और जितना दीर्घ में गिना जाता है वो वाले अक्षर द्वंद्व समास में बाद में लिखे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि द्वंद्व समास के जो मुख्य नियम है वो आप लोगों को आप समझ में आगे होंगे। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा, और अच्छी लगी होगी वो भी बताइएगा, बेकार लगी होगी तो वो भी बताइएगा, ताकि मेरा जो प्रयास है वो मैं उसको सुधार सकूं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए